Hello everyone, this is CA Keval Mota, and in this lecture we are going to revise the chapter of exemptions under GST. Okay, so the first point which should be very clear is that only exemptions of services are in your syllabus. ठीक है, only service के exemptions ही आपके syllabus में है, goods के exemptions are out of your syllabus. ये आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं. क्लियर है? CA इंटर, CA फाइनल, CA में इंटर, CA में फाइनल. ठीक है, आप सब लोग के लिए है ये कि बिल्कुल भी आपको गुड्स के एग्जेम्पशंस पढ़ने नहीं, सिर्फ और सिर्फ सर्विस के एग्जेम्पशंस विच आर कमिंग फ्रॉम नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट. ओके, सिर्फ और सिर्फ यही एक नोटिफिकेशन है जिसके अंडर सारे एग्जेम्पशन कवर किए हैं. एंड इसके साथ साथ हम कुछ सर्कुलर्स भी देखेंगे. ठीक है, वी आर गोइंग टू सी फ्यू सर्कुलर्स एज वेल. ओके, in circulars read with this notification, we will be deriving with entire this chapter of exemptions. I hope this is clear. Okay, so now let us begin this topic and understand that कि ये जो लेक्चर है ये आपको चार पार्ट्स में मिलेगा. पार्ट 1, 2, 3, 4. क्लियर? अपना जैसे चार पेजेस में चैप्टर को डिवाइड किया है इसी तरह से आपको चार लेक्चर में मिलेगा, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा चलेगा. ओके, अदरवाइज एग्जामिशंस एक पार्ट ही आपका 8 घंटे का हो जाएगा. उससे अच्छा 2-2 घंटे के चार पार्ट में अपन इस चैप्टर को डिवाइड कर लेंगे. ठीक है, सो बिफोर लर्निंग एग्जाम्पशंस अंडर जीएसटी फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी नोटेड. कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको नोट करने पड़ेंगे बिफोर लर्निंग दिस एग्जाम्पशंस. ओके, हम ये एग्जाम्पशंस पढ़ क्यों रहे हैं, व्हाई आर वी लर्निंग दिस एग्जाम्पशन, दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस फ्यू 8 पॉइंट्स. क्लियर है? एग्जाम्पशंस क्यों पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पशंस का इम्पैक्ट किधर आने वाला है, ये भी हम सीखेंगे. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, a person supplying exempt supplies will have to reverse input tax credit in accordance with section 17. Okay, सेक्शन 17 में एक बात आपको सिखाई गई थी कि अगर आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो, ठीक है, तो आपको पूरा आईटीसी मिलेगा. क्लियर है? और अगर आप एग्जेम्प्ट सप्लाईज करते हो तो एग्जेम्प्ट सप्लाईज के प्रपोर्शन का आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आपको रिवर्स करना पड़ेगा. रिवर्स करने के लिए जो मैनर था वो रूल 42 में था फॉर इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज, एंड फॉर कैपिटल गुड्स इट वाज मेंशन्ड इन रूल 43. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट वन, zero rated supplies are not exempt supplies, thus ITC can be availed. Very important difference. There is a difference between zero rated supply and exempt supplies. Clear? Zero rated supplies are three transactions: export of goods, export of services and supplies to SEZ. Clear? ये तीन ट्रांजेक्शन को हम बोलते हैं जीरो रेटेड सप्लाईज. जीरो रेटेड सप्लाईज के केस में आपको आईटीसी मिलता है. समझ में आ रहा है? जीरो रेटेड सप्लाईज आर टैक्सेबल सप्लाईज. ओके, However, exempt supplies के केस में आपको आईटीसी नहीं मिलता. ठीक है, एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 थ्री ट्रांजेक्शंस आर इंक्लूडेड इन exempt supplies. What are those? फर्स्ट वन इज नील रेटेड. जिस गुड्स पर या जिस सर्विस पर टैक्स का रेट जीरो है, इट इज कॉल्ड एज नील रेटेड ट्रांजेक्शन, नील रेटेड सप्लाई. उसको हम exempt सप्लाई भी बोलते हैं. क्लियर है? wholly exempt from tax under section 11. इट मीन्स कोई नोटिफिकेशन आया, उस नोटिफिकेशन में आपको बोल दिया कि ये सर्विस एग्जेम्प्ट है. क्लियर? तो ये जो अपना चैप्टर है ये पूरा इस सेक्शन के थ्रू है. ठीक है, सेक्शन 11 रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 12 ऑब्लिक 2017 सेंट्रल टैक्स रेट. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज. नॉन टैक्सेबल सप्लाईज मीन्स जो जिसपे जीएसटी लगता ही नहीं. एग्जाम्पल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. ठीक है, मोटर स्पिरिट, एचएसडी, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ये सारे नॉन टैक्सेबल है. बरोबर है? इसके लिए इसको हम बोलते हैं exempt supplies. क्लियर? सो डिफरेंस बिटवीन जीरो रेटेड एंड exempt इज क्लियर. ओके, पॉइंट नंबर 3. पॉइंट नंबर 2 एंड 4 हो चुके, पॉइंट नंबर 3 पे आ रहा हूँ. अगर आपने exempt सप्लाईज को एक्सपोर्ट किया, ध्यान देना, exempt सप्लाईज को एक्सपोर्ट किया, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ जीरो रेटेड ट्रांजेक्शन. इस पे आपको रिफंड मिलेगा. समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल पोटैटो पर जीएसटी का रेट 0% है. बरोबर? इट मीन्स इट इज अ नील रेटेड ट्रांजेक्शन, नील रेटेड सप्लाई है. अब ये नील रेटेड सप्लाई है, पर अगर आप इंडिया में इसको बेचते हो देन इट इज एग्जेम्प्ट. हाउएवर अगर आप इस पोटैटो को एक्सपोर्ट करते हो देन इट वुड बी कॉल्ड एज जीरो रेटेड सप्लाई. ओके, ठीक है. अब ये पोटैटो खरीदने के लिए आपको जितना भी परचेस करना पड़ा है, जो भी चीज है, जैसे रूम का अपना जो कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट है, जो भी है, सबका आईटीसी आपको मिलेगा, प्रोवाइडेड यू आर एक्सपोर्टिंग दिस एग्जेम्प्ट सप्लाई. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, पॉइंट नंबर 5. पॉइंट नंबर 5 सेज दैट अगर सीजीएसटी एक्ट में कोई नोटिफिकेशन आया है इन रिगार्ड्स टू एग्जेम्पशन, ओके, देन दैट बेनिफिट कैन बी क्लेम्ड इन एसजीएसटी एक्ट एज वेल. ओके,
but vice versa situation is not possible. Clear? Point number 6, if you are engaged in exclusively exempt supplies, then there is no requirement of taking registration under GST. This is coming from section number 23 of CGST Act. Clear है? अगर आप exclusively exempt supply करते हो तो आपको ITC भी नहीं मिलने वाला है, ना ही आपको टैक्स पे करना है, तो आपको रजिस्ट्रेशन ही क्यों लेना है, कोई जरूरत ही नहीं है रजिस्ट्रेशन लेने की. क्लियर है? ओके. अगर आप एग्जाम सप्लाईज करते हो तो आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करना है, ठीक है, अगर आप रजिस्टर्ड हो, आपको जो डॉक्यूमेंट इशू करना है, दैट डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड एज बिल ऑफ सप्लाई. क्या डॉक्यूमेंट इशू करना है आपको? बिल ऑफ सप्लाई. बोलो तो सब लोग, क्या इशू करोगे? बिल ऑफ सप्लाई. क्लियर? टैक्स इनवॉइस तभी इशू होगा जब आप टैक्सेबल सप्लाईज करते हो. क्लियर है? सेक्शन 31 सबसेक्शन 1, सेक्शन 31 सबसेक्शन 2, taxable supply of goods, taxable supply of services. Section 31(3)(c) is for bill of supply. I hope this is clear. Okay. For supplying exempt goods, there is no requirement of e-way bill. Very important part. For supplying exempt goods, there is no requirement of e-way bill. क्यों भाई? क्योंकि जो 50,000 का लिमिट हम ई-वे बिल में पढ़ते हैं, वो 50,000 के लिमिट में exempt supplies को ऐड नहीं करना होता है. क्लियर? ऑल्सो इन सेक्शन सॉरी इन रूल 138(14), इस रूल के अंडर कहा गया है कि एग्जाम सप्लाईज के लिए आपको कोई ई-वे बिल बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. समझ में आ रहा है? सो हियर वी आर कंप्लीटेड विद फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन रिगार्ड्स टू एग्जामिशन. नाउ लेट अस क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर. फर्स्ट सेक्टर which we are going to study is a charitable institutions. चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन का जो सेक्टर है उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट ने क्या एग्जेम्पशंस नोटिफाई किया हुआ है ये समझते हैं. ठीक है? अब चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को अगर एग्जेम्पशन क्लेम करना है तो उसको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी. कौन सी दो कंडीशंस? सबसे पहला, उसको इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 12AA में रजिस्ट्रेशन लेना होगा एंड उसको करना होगा चैरिटेबल एक्टिविटीज. समझ में आ गया? Section 12A of Income Tax, 12AA of Income Tax Act is for registration of charitable institutions. Clear? जिनका एक्टिविटीज, ठीक है, जिनका ऑब्जेक्टिव्स इज चैरिटेबल. ठीक है? चैरिटेबल एक्टिविटीज का डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट में भी है, यहाँ पर भी. क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ चैरिटेबल एक्टिविटीज? चैरिटेबल एक्टिविटीज इंक्लूड्स दिस थ्री थिंग्स, 1, 2 and 3. क्या चीज है वो ध्यान देना. Care or counseling of terminally ill person, HIV, AIDS, narcotic drugs or alcohol, or public awareness of preventive health or family planning. Clear? अगर आप इनमें से कोई भी सर्विसेज दे रहे हो, then it means कि you are providing charitable services, you are doing charitable activities. Okay. Advancement of educational programs, or skill development for abandoned people, orphan people, homeless children. ठीक है? अभी इसमें और दो हैं जिनका एज 65 से ऊपर है वो, एंड प्रिजनर्स. ठीक है? ये एक्सेट्रा में और दो है. अगर आप इन लोगों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाते हो, क्लियर, या तो फिर स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवाते हो, then it means you are doing some charitable activity. I hope this is clear. These charitable activities will be exempt from GST perspective. I hope this is clear. Okay. Done. Advancement of religion, spirituality और योगा. ठीक है? अगर आप किसी रिलीजन के लिए एक संस्था आपने खोली, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैन कम्युनिटी का कोई संस्था है, देन दैट संस्था का जो एक्टिविटीज है इट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर? स्पिरिचुअलिटी, सेम, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन दोनों हैंड इन हैंड जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी भी लगभग सेम ही है. एंड योगा, अगर आप कोई योगा का एक्टिविटीज करवाते हो, आप एक कैंप कंडक्ट करते हो योगा कंडक्ट करने के लिए, then in that case it would be treated as you are doing charitable activities. I hope this is clear. Okay. Next is preservation of environment including watershed, forest and wildlife. ठीक है? अगर आप कोई इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने जैसी एक्टिविटीज करवाते हो, जैसे आप एवरी संडे प्लांटेशन करवा रहे हो, क्लियर, प्लांटेशन करवाते हो, देन वाटर शेडिंग करवाते हो, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने जैसी कोई भी एक्टिविटीज करवाते हो, देन इन दैट केस यू विल बी डीम्ड टू बी प्रोवाइडिंग चैरिटेबल services or you are providing charitable activities. Clear? So these three activities are exempt. Now let us understand few important points coming out from this circulars notification. सबको साथ में हार्मोनियसली रीड करके क्या आता है देखते हैं. चलिए. एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी. एडवांसमेंट ऑफ एनी अदर ऑब्जेक्ट ऑफ पब्लिक यूटिलिटी इज टैक्सेबल. ठीक है? एग्जेम्पशन में खाली किसको रखा था? स्पिरिचुअलिटी, रिलीजन एंड योगा. इन तीनों को छोड़ करके अगर आप कोई भी दूसरा एक्टिविटी करते हो,
जिसमें कोई भी पब्लिक यूटिलिटी को बेनिफिट होता है। पब्लिक यूटिलिटी मीन्स सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, क्लियर। कोई भी सर्टन सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को अगर बेनिफिट हो रहा है अदर देन दोस एग्जेम्प्टेड, देन इट विल बी टैक्सेबल। ओके, प्रोवाइडेड सेक्शन 7 का जो कंडीशंस है इट गेट सेटिस्फाइड। व्हाट आर दोस कंडीशंस? कंसिडरेशन होना चाहिए एंड फर्दरेंस इन बिजनेस होना चाहिए। ये दोनों अगर कंडीशंस फुलफिल होती है देन योर ट्रांजैक्शन वुड बी टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, कॉस्ट ऑफ लॉजिंग incurred for above charitable activities, predominant nature should be charitable, very important। अभी एग्जांपल, आप लोगों ने 5 days का योगा कैंप अरेंज करवाया, ठीक है। अब 5 days का योगा कैंप के लिए 2 फीस आप चार्ज कर रहे हो। सबसे पहली फीस योगा का ट्रेनिंग का फीस, सेकेंड वन इज वहां पर रहने का चार्जेस, दैट इज कॉल्ड एज लॉजिंग सर्विसेज। ओके, अब ये दोनों जो है ये दोनों ही एग्जेम्प्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल नेचर दैट इज योगा वाज एग्जेम्प्ट। अकॉर्डिंगली योगा प्लस लॉजिंग के लिए जो भी आपने फीस चार्ज किया है दिस टोटल विल बी कंसिडर्ड एज चैरिटेबल पर्पस एंड ये पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा। क्लियर? हॉस्पिटल्स रन बाय चैरिटेबल ट्रस्ट एग्जेम्प्ट। हॉस्पिटल्स के लिए एक अलग से एग्जेम्पशंस का लिस्ट है, वो हम इसके बाद देखने वाले। क्लियर? तो हॉस्पिटल अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट चला रहा है तो इट इज एग्जेम्प्ट सर्विस। क्लियर? हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स, हॉस्टल अकोमोडेशन फॉर स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़े हो या बोर्डिंग स्कूल में अगर आपने देखा हुआ है तो उसमें अकोमोडेशन सर्विसेज दिया जाता है, ठीक है। पढ़ो भी आप लोग, ठीक है, एंड अकोमोडेशन भी आपको मिलेगा। सो अकोमोडेशन का जो सर्विसेज है हॉस्टल अकोमोडेशन इट विल बी एग्जेम्प्ट अप टू द वैल्यू ऑफ ₹1000 पर डे। क्लियर है? अगर आपका वैल्यू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई फॉर दैट accommodation is less than ₹1000 per day, then it will be exempt। ट्रेनिंग इन आर्ट कल्चर और स्पोर्ट्स बाय चैरिटेबल एंटिटीज इज exempt, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान से इंटरप्रेट करना। ट्रेनिंग इन आर्ट कल्चर, ठीक है, ट्रेनिंग इन आर्ट कल्चर इज exempt फॉर एवरीवन, ठीक है। अगर आप आर्ट के लिए या तो कल्चर के एक्टिविटीज के लिए अगर आप ट्रेनिंग एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज करवाते हो तो ये कोई भी करवाए एग्जेम्प्ट। पर अगर आप स्पोर्ट्स के रिलेटेड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज या तो फिर ट्रेनिंग देते हो then in that case it is only exempt if it is provided by charitable entities। okay, it means अगर कोई normal entity sports का training लिया then it is taxable, but अगर sports का training is given by charitable entities then it is exempt। I hope this is clear। okay. Import of services, अब import of services by charitable entities are exempt। However, if charitable entity is importing OIDAR service, then it is taxable and it is taxable under forward charge mechanism, meaning thereby जो भी पर्सन बाहर से सर्विस दे रहा है उसको इंडिया में एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा या उसको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन लेकर के सर्विस देनी पड़ेगी। क्लियर है? ये हमने रजिस्ट्रेशन चैप्टर में पढ़ा हुआ। इम्पोर्ट फ्रेट, इट मीन्स अगर कोई इम्पोर्ट ऑफ गुड्स किया है एंड नॉन रेसिडेंट शिपिंग एजेंसी से, शिपिंग लाइन से अगर आपने सर्विसेज लिया है, ठीक है, देन इन दैट केस आरसीएम में टैक्स लगेगा, कोई एग्जेम्पशन नहीं। इन दोनों सर्विस को छोड़ के कोई भी सर्विस अगर चैरिटेबल ट्रस्ट इंपोर्ट करता है देन इट विल बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। नेक्स्ट, ओल्ड एज होम रन बाय 12AA एंटिटी वेयर कंसिडरेशन इज 25,000 पर मंथ पर मेंबर टू इट्स रेसिडेंट फॉर एज 60 और मोर। क्लियर? अगर आप कोई वृद्धाश्रम चला रहे हो, ठीक है, वृद्धाश्रम होता है जिसमें पर मंथ कुछ कंट्रीब्यूशन निकालते हैं एंड वहां पर रहने का फैसिलिटी, खाने का फैसिलिटी, काम करने का फैसिलिटी, सब कुछ दिया जाता है उधर, ठीक है। इट इज लाइक अ होम, ओल्ड एज होम बोलते हैं हम उसे। ओल्ड एज होम का जो सर्विसेज दे रहा है जो भी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, द एक्टिविटीज ऑफ दैट ओल्ड एज होम विल बी एग्जेम्प्ट if the consideration per member is less than or equal to ₹25,000 and it is for aged above 60 years। क्लियर? 60 साल के ऊपर वालों के लिए है एंड जो कंसिडरेशन है वो 25,000 और लेस देन दैट। क्लियर? इन दैट केस इट इज exempt। सो हियर वी कंप्लीट विद द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस का exemptions। नाउ वी आर कमिंग टू द रिलीजियस सर्विस का exemptions। रिलीजियस सर्विसेज, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज, कंडक्ट ऑफ रिलीजियस सेरेमनीज। अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी कंडक्ट हो रही है तो जो पंडित वगैरह को हम हायर करते हैं, ठीक है, उनका कुछ फीस होता है, काफी ज्यादा फीस होता है। तो ये जो भी फीस है दैट विल बी exempt फ्रॉम जीएसटी
Why? Because specific notification is there for them. Clear है? What is the meaning of religious ceremony? Religious ceremony are life cycle rituals including special religious पूजा, जैसे हवन करवाया आपने, ठीक है, ग्रह शांति हवन करवाया, किसी का बर्थ हुआ है तो उसका नामकरण का सेरेमनी हुआ, किसी का डेथ हुआ तो अंतिम संस्कार का सेरेमनी हुआ, पितृदोष का आपने निवारण करवाया, ठीक है। तो ये जो भी एक्टिविटीज है हम उसको रिलीजियस सेरेमनीज के नाम में कंसिडर कर लेते हैं। ओके, मैरिज का जो एक्टिविटीज है दे आर ऑल्सो इन दिस रिलीजियस सेरेमनीज। आई होप दिस इज क्लियर। So any activity provided in the name of religious ceremonies is exempt from GST, 100% exemption. Clear? Okay. Renting of presents of a religious place, very important. इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चंस आ चुके हैं काफी बार। Renting of presents of a religious place. अब मान लो ये एक रिलीजियस प्लेस है, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द कुछ एरिया है, ठीक है। अभी इसमें क्या क्या हो सकता है ध्यान देना। ये एग्जाम्पल कोई तिरुपति बालाजी, ठीक है, एग्जाम्पल तिरुपति बालाजी ये है। अभी इसके बाजू में ना एक हॉल है, ठीक है, इधर एक हॉल है, इधर शॉप्स है काफी सारी, ठीक है, जो फूल माला वो सब बेचती है ना वो शॉप्स है, ठीक है, दिस आर शॉप्स। एंड यहाँ पर है धर्मशाला, ठीक है, यहाँ पे धर्मशाला, यहाँ पर लोग रहने आते हैं, ठीक है, 2-3 दिन भक्ति भावना करते हैं एंड फिर चले जाते हैं। क्लियर? तो दिस आर द थ्री सराउंडिंग्स ऑफ दिस तिरुपति बालाजी मंदिर। क्लियर? अब आपको जो एग्जेम्पशंस है, ठीक है, एग्जेम्पशंस फ्रॉम द रेंटिंग ऑफ दिस रिलीजियस प्रेजेंट्स, उसको याद कैसे रखना है और क्या उसका एग्जेम्पशन है वो समझते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रहने आया हूँ, ध्यान देना, अगर मैं यहाँ पर रहने आया हूँ तो मैं क्या यहाँ पर 1 महीने के लिए रहूंगा या कुछ दिनों के लिए रहूंगा? ऑब्वियसली फॉर सम डेज, ऑब्वियसली फॉर सम डेज। तो इसका जो एग्जेम्पशन है इट विल बी ऑलवेज पर डे के हिसाब से, ठीक है। अब आप कितना अमाउंट अफोर्ड कर सकते हो? एक दिन का 10,000 अफोर्ड करोगे क्या? आपका पूरे ट्रिप का बजट ही नहीं होगा उतना, ठीक है। सो 1,000 रुपीज पर डे अगर आपका रेंट है देन इट इज एग्जेम्प्ट। 1,000 के ऊपर है, 1,000 या उसके ऊपर है देन इट इज टैक्सेबल। क्लियर है? रूम रेंट 1,000 या उसके ऊपर टैक्सेबल, एंड पूरा पूरा टैक्सेबल, ठीक है। अगर 1,500 चार्ज किया तो सिर्फ 500 टैक्सेबल नहीं, 1,500 टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट वन, यहाँ पर शॉप्स है। क्लियर? अब शॉप्स है यहाँ पर तो कंटिन्यूस चलेंगी शॉप्स, सालों साल चलेंगी। क्लियर है? तो इनके लिए जो एग्जेम्पशंस का जो लिमिट है इट इज पर मंथ। क्लियर? अब इनको 1,000 रुपया अगर पर मंथ अगर दिया तो सारे लोग यहीं पर बिजनेस करेंगे, तो इसीलिए इतना सस्ता नहीं, 10,000 रुपीज पर मंथ तक एग्जेम्प्ट। अगर 10,000 या उसके ऊपर अगर आप रेंटिंग का रेंट है आपका, कमर्शियल प्रॉपर्टी का रेंट, देन इट विल बी टैक्सेबल। क्लियर? सो चार्जेस फॉर शॉप रेंटिंग इज 10,000 और मोर पर मंथ। क्लियर? ओके। अब ये हॉल है इधर, ठीक है, हॉल। अब कोई मैरिज फंक्शन है तो हॉल वो पूरे महीने के लिए बुक करेंगे कि एक हाथ 2 दिन के लिए बुक करेंगे? आंसर इज एक हाथ 2 दिनों के लिए। सो इसीलिए इनके लिए एग्जेम्पशन कैसे है? पर डे। अब 1,000 रुपया पर डे तो हो नहीं सकता क्योंकि करोड़ों का बजट है आपका, शादी वगैरह रचाने के लिए करोड़ों का बजट है, एंड आप 1,000 रुपया स्पेंड करोगे नहीं। तो 10,000 पर डे अगर चार्जेस है देन इट इज एग्जेम्प्ट। उसके ऊपर जा रहा है चार्जेस देन इट इज फुल्ली टैक्सेबल। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, सो हियर वी कंप्लीट विद द रिलीजियस सेक्टर। नेक्स्ट वन, एग्रीकल्चर सेक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन सारे ही इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, क्योंकि मेरा चार्ट्स में जितना भी मैं लिखता हूँ इंपॉर्टेंट ही लिखता हूँ। एग्रीकल्चर सेक्टर। अब एग्रीकल्चर सेक्टर के रिलेशन में क्या एग्जेम्पशंस गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है वो समझते हैं। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, अगर आप प्लांट को कल्टीवेट करते हो, इसको टेंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, इसको टेंडिंग भी बोलते हैं। प्लीज नोट दैट वी विल बी लर्निंग दिस एग्रीकल्चर सेक्टर इन अ वेरी इनोवेटिव मैनर, ठीक है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। प्लीज हैव सम पेशेंस। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट एग्जेम्प्ट, रियरिंग ऑफ लाइफ फॉर्म्स एक्सेप्ट हॉर्सेस एग्जेम्प्ट। क्लियर? हॉर्स का रियरिंग इज टैक्सेबल, अदर देन दैट उनका रियरिंग इज एग्जेम्प्ट, जैसे शिप का रियरिंग फॉर मेकिंग स्वेटर्स। क्लियर? तो इट इज एग्जेम्प्ट। ऑपरेशंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑपरेशंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट इज फॉर एग्जांपल वीट का आपने प्लांटिंग किया, अभी वो प्लांटिंग किया है पर उसके साथ साथ आपको काफी सारी एक्टिविटीज करवानी पड़ती है, ठीक है, उसकी कटिंग करवाओ, प्रूनिंग करवाओ, टेंडिंग कराओ, जो भी कराओ।
ठीक है, वो सारी एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट होंगी। अब हम एक्टिविटी वाइज पढ़ते हैं क्या क्या एग्जेम्प्ट होगा। ठीक है, समझ में आया। ऑपरेशंस ऑन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, operations on agriculture produce such as cultivation exempt, harvesting exempt, threshing exempt, टेस्टिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, अगर आपने उस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का टेस्टिंग करवाया है देन इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट। लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस ऑफ दैट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट। सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, सप्लाई ऑफ फार्म लेबर, ठीक है, आपने फार्म के लिए लेबर्स को सप्लाई करने का सर्विसेज दिया, इट इज एग्जेम्प्ट। टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, ये सारी चीजें जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर प्राइमरी मार्केट चेंज नहीं करती, विच डू नॉट अल्टर इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बीइंग मार्केटेबल इन प्राइमरी मार्केट। ठीक है, फॉर एग्जांपल पोटैटो से मैं पोटैटो चिप्स नहीं बना रहा हूँ, ध्यान देना, पोटैटो से अगर मैं चिप्स नहीं बना रहा हूँ देन इन दैट केस मेरा पोटैटो का जो कैरेक्टरिस्टिक है इट इज सेम। ठीक है, इफ आई एम अल्टरिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्राइमरी प्रोड्यूस, for example from tomato I am producing tomato ketchup, then in that case tomato ketchup will be taxable। समझ में आ रही है बात, क्योंकि essential characteristics चेंज हो चुके हैं। ठीक है, सो जब तक essential characteristics आपके चेंज नहीं होते हैं तब तक वो चीज एग्जेम्प्ट रहेगी। क्लियर। अब यहाँ पर हम एक पीपीटी मैंने बनाई है आप लोग के लिए, वो हम देख लेते हैं। ये देखो, दिख रही है पीपीटी। व्हाट इज थ्रेशिंग, थ्रेशिंग क्या होता है, इसको ना हम शाफ बोलते हैं, शाफ, ये जो शाफ होता है। ओके, अब इसको ना पटक पटक के या फिर कुछ स्पेशल मशीनरीज के थ्रू करके ना अपन ये ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज थ्रेशिंग। समझ में आया, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। नेक्स्ट इज प्रूनिंग एंड कटिंग। सॉरी, प्रूनिंग एंड कटिंग, प्रूनिंग एंड कटिंग मतलब कि जो वेस्ट का जो झाड़ है उसको हम काट डालते हैं। ठीक है, ताकि वहां पर नया ग्रोथ आ जाए। क्लियर। कटिंग मतलब उसको प्रॉपरली शेपिंग करेंगे हम लोग। आप लोगों ने काफी सारे कॉर्पोरेट्स में देखा होगा कितना अच्छे से प्लांट्स का कटिंग होता है, तो ये सब कटिंग वगैरह है। ओके, ये होता है प्रूनिंग एंड कटिंग। नेक्स्ट वन, टेंडिंग। टेंडिंग मतलब प्लांट्स को कल्टीवेट करना, छोटे छोटे प्लांट्स को मिट्टी लेके उसको कल्टीवेट करना, उसको बोलते हैं टेंडिंग। ओके, नेक्स्ट इज फ्यूमिगेशन इन वेयर हाउस। फ्यूमिगेशन का मतलब होता है पेस्टिसाइड कंट्रोल। ठीक है, पेस्ट कंट्रोल बोलते हैं ना अपन। अभी किसको कोविड होगा तो क्या होगा, पूरे बिल्डिंग में पेस्ट कंट्रोल होगा। ठीक है, मतलब वो जो जर्म्स को मारने के लिए जो स्प्रे वगैरह छिड़का जाता है उसको बोलते हैं पेस्टिसाइड। ठीक है, तो जो पेस्ट कंट्रोल हम वेयर हाउस में करवाते हैं, कैसे करते हैं देखो, ये पहले सारे के सारे गुड्स को ना वो लोगों ने थैली लगा दी। ठीक है, दे रैप्ड इट विद अ कवर सो दैट जो हम पेस्टिसाइड करने वाले हैं, ये देखो सेकंड इमेज, ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज। सेकंड इमेज में जो इन लोगों ने पेस्टिसाइड मारा है वो इन गुड्स को नहीं लगना चाहिए, इसीलिए उसको बोलते हैं फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस। एंड उसको कवर करके किया जाता है ताकि जो पेस्टिसाइड का इम्पैक्ट है दैट शुड नॉट गो इन ग्रेन्स। सॉरी, ये फ्यूमिगेशन यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया, इट इज नॉट फ्यूमिगेशन, इट इज ब्रीडिंग। ठीक है, जो फिश का जो होता है ब्रीडिंग वो है। नेक्स्ट इज फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर मतलब क्या, फ्लावर्स का उगाना। ठीक है, फ्लावर्स को कल्टीवेट करना, फ्लावर का सीड्स रखना, एंड पूरा एक अलग ही रहता है। नॉर्मली क्या होता है, ग्रेन्स वगैरह होते हैं कल्टीवेशन, पर फ्लोरिकल्चर में हम फ्लावर्स को उगाते हैं। ठीक है, इसको और एक नाम से बोलते हैं, ऑर्केस्ट कुछ नाम होता है उसका, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट नेम, वो नाम से भी उसको जाना जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिकल्चर मीन्स बेसिकली फ्लावर के रिलेटिंग जो भी सर्विसेज है, फ्लावर को प्लांट करना, उगाना, कटिंग करना, उसको शेप देना, वो सब सर्विसेज फ्लोरिकल्चर के अंडर आ जाती है। नेक्स्ट इज सेरीकल्चर। क्या बोलते हैं इसको, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मतलब जो ये होते हैं सिल्क वॉर्म, सिल्क वॉर्म को वो लोग उगा, मतलब क्या बोलते हैं अपन उनको, पानी वगैरह देना, जो भी खाना पीना देना, सिल्क वॉर्म को वो लोग प्रिजर्व करते हैं एंड वो इस सिल्क के ककून को बनाते हैं। क्लियर है, ये सिल्क के ककून्स बोलते हैं इसको। ठीक है, ये जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं सेरीकल्चर। प्री कंडीशनिंग, वैक्सिंग, राइपनिंग, ये सारे जो फ्रूट्स के रिलेटेड एक्टिविटी है वो है। प्री कंडीशन इज अ थर्मल ट्रीटमेंट दैट कंसिस्ट इन मेंटेनिंग स्टोन फ्रूट्स इमीडिएटली आफ्टर हार्वेस्ट। हार्वेस्ट करने के बाद उनको कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ताकि उनका जो क्वालिटीज है वो मेंटेन रहे, उसको बोलते हैं प्री कंडीशनिंग। तो जो भी प्री कंडीशनिंग के रिलेटेड अगर सर्विसेज दी जा रही है देन दे आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी परस्पेक्टिव।
क्लियर। वैक्सिंग, अभी ना ये अपनी नॉर्मल वैक्सिंग नहीं है, ठीक है, ये वैक्सिंग किसकी है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स की वैक्सिंग। तो वैक्सिंग मतलब क्या होता है, जो अनवांटेड पार्ट होता है ना उसको वो लोग कट ऑफ कर डालते हैं, ठीक है? कट ऑफ मतलब पूरा कट नहीं कर रहे, वो धीरे धीरे कट कर रहे हैं, देखो ये ब्लेड से, ठीक है। एंड वैक्सिंग करने से फ्रूट्स के ऊपर ना एक शाइन आता है, ठीक है, तो दिस इज द शाइन। मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज टैक्सेबल, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस इज टैक्सेबल। ओके, अभी ना ये पैडी है, ये जो यहाँ पर आपको दिख रहा है ना, इसको पैडी बोलते हैं, क्लियर। अब इस पैडी को ना सन ड्राइंग होता है, सन ड्राइंग मतलब कि सन रेस के अंडर इसको सुखाया जाता है, ठीक है, सन रेस के अंडर इसको सुखाया जाएगा 2-3 दिन के लिए। एंड उसको फिर उठा के ये मशीनरीज जो होती है, स्पेशलाइज्ड डिजाइन मशीनरी, इसमें डाला जाता है, और उससे जो एक्सट्रैक्ट होता है इसको हम बोलते हैं राइस, क्लियर। तो राइस जो निकलता है, द रॉ मटेरियल इज, रॉ मटेरियल इन द सेंस जो फर्स्ट प्रोसेस है, ये पैडी होता है, उसको सन ड्राइंग होता है, काफी सारी एक्टिविटीज होती है। एंड उसके बाद कुछ मशीनरीज को यूज करके उसको हम राइस में कन्वर्जन करते हैं। तो जो मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस है, अगर कोई आपको सर्विसेज दे रहा है फॉर मिलिंग ऑफ पैडी इनटू राइस, देन दैट सर्विस इज टैक्सेबल सर्विस। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर हमने पीपीटी खत्म, आ जाते हैं चार्ट्स के ऊपर वापस। समझ में आया? कैसी लगी आपको पीपीटी, जरूर आप कमेंट बॉक्स में आपका वैल्यूएबल कमेंट लिखना, क्लियर। ओके, सो यहाँ पर हमने देखा ये फर्स्ट बुलेट हो चुका था, रेंटिंग और लीजिंग ऑफ एग्रो मशीनरी सर्विसेज बाय एपीएमसी एग्जेम्प्ट, क्लियर। फ्यूमिगेशन इन वेयरहाउस हमने ऑलरेडी चेक किया, पेस्टिसाइड जो स्प्रे हो रहा था वो। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज का मीनिंग होता है, अगर फार्मर को एजुकेशन चाहिए, ध्यान देना, इफ फार्मर वांट्स सम एजुकेशन, एजुकेशन क्यों चाहिए उसको, वो तो बहुत पढ़ा लिखा है, मतलब फार्मर के रिलेटेड वो फील्ड में तो पढ़ा लिखा होता है, ठीक है। पर फिर भी जो बदलता हुआ मौसम है उसको कंसिडर करते हुए, कौन से मौसम में क्या चीज उगनी चाहिए, कितना उसको सॉइल क्या लगना चाहिए, ये वाले सीजन में क्या बनना चाहिए, ठीक है। काफी सारी एजुकेशनल चीजें होती है, ठीक है, जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स बताते हैं। तो जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज एजुकेटिंग द फार्मर्स, दैट सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट। आई होप दिस इज क्लियर। पिस्सीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर एग्जेम्प्ट। अभी ये पिस्सीकल्चर जो था ना अपना, पीस का मैंने आपको बताया ना, याद है, ब्रीडिंग वाला, जिसमें हाँ फ्यूमिगेशन लिखा था गलती से, दिस इज नॉट फ्यूमिगेशन, दिस इज कॉल्ड एज पिस्सीकल्चर। ओके, ये पिस्सीकल्चर है, उसके नीचे फ्लोरिकल्चर, इसके नीचे सेरीकल्चर, तो ये तीनों, ठीक है। ये पीपीटी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा ताकि आप लोग भी डाउनलोड कर सको। अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, रबर, ग्रीन टी लीव्स, कॉफी इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, रबर, green tea leaves and coffee is exempt. However, processed coffee is taxable. Okay. Lease of vacant land with storage shed meant for agriculture produce is exempt. अगर आप किसी को vacant land देते हो for producing agriculture produce, ठीक है, then it is exempt. Processed products, ध्यान देना, processed products मतलब जो प्रोडक्ट्स को प्रोसेस किया जाता है, ठीक है, रॉ मटेरियल क्या होता है उनका, टी लीव्स होंगे या जो भी टी को बनाने के लिए। सो ब्लैक टी, ग्रीन टी, व्हाइट टी, जैगरी, इनके जो भी प्रोसेस प्रोडक्ट्स है दे आर टैक्सेबल, क्लियर। हाउएवर, हाउएवर होल ग्रेन पल्स इज एग्जेम्प्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, होल ग्रेन पल्स एग्जेम्प्ट। प्री कंडीशनिंग, प्री कूलिंग, ये प्री कंडीशनिंग हमने सीखा था, ठीक है। एक 24 डिग्री सेल्सियस में अगर आप किसी फ्रूट को रखते हो आफ्टर हार्वेस्ट, देन इट इज कॉल्ड एज प्री कंडीशनिंग। प्री कूलिंग, उसको ठंडा करना, राइपनिंग, उसको पकना, वैक्सिंग, रिमूविंग अनवांटेड पार्ट्स एंड प्रोवाइडिंग शाइन टू द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, रिटेल पैकिंग, लेबलिंग ऑफ द फ्रूट्स which do not change essential characteristics are exempt, ठीक है। अब हमने जो फोटो देखा था ऑरेंज का, आपको याद होगा तो, ये देखो, अब ये वैक्सीन करने के बाद ये ऑरेंज का जो इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है, दैट इज फ्रूट, वो चेंज नहीं हो गया, ठीक है, वो वही रहा, ठीक है, इट मीन्स इट इज एग्जेम्प्ट। अगर वैक्सीन वगैरह कुछ करने के बाद अगर उसका कुछ इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ही चेंज हो जाता है, देन इन दैट केस इट विल बी टैक्सेबल, बट एज फार एज दिस इमेज इज कंसर्न इट इज एग्जेम्प्ट, क्लियर। Services provided by NCCD, National Center for Cold Chain Development, under Ministry of Agriculture is exempt.
Clear? Cleaning of wheat outside the farm is exempt. Okay. Milling of paddy into rice taxable. Services by way of loading, unloading, packing, storage, warehousing of rice is exempt. ठीक है. राइस के रिलेशन में या किसी भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के रिलेशन में लोडिंग, अनलोडिंग, स्टोरेज, पैकिंग सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा. ठीक है. आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ लाइव स्टॉक अदर देन हॉर्सेस आर एग्जेम्प्ट. अगर हॉर्सेस का इंसेमिनेशन आप कर रहे हो देन इट इज टैक्सेबल, अदरवाइज देन बाकी कोई भी एनिमल्स का आप करते हो तो इट इज एग्जेम्प्ट. Testing services in relation to agriculture produce such as soil testing, black soil है, brown soil है, जो भी soil है वो animal feed testing are exempt. Okay. Services by way of storage or warehousing of cereals, pulses, fruits, nuts, vegetables, spices, copra, sugarcane, jaggery, sorry, raw material, fibers such as cotton, flax, jute, etc., indigo, अनमैन्युफैक्चर्ड टोबैको, बेटल लीव्स, टेंडू लीव्स एक्सेट्रा आर एग्जेम्प्ट. ठीक है. कॉफी टी इन सब का जो भी स्टोरेज वेयरहाउसिंग होगा ये सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा. क्लियर है. नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव. आपको खाली स्टोरेज एंड वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एग्जेम्प्ट है उतना ही याद रखना. आई होप दिस इज क्लियर. ओके. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद द थ्री सेक्टर, चैरिटेबल, रिलीजियस एंड एग्रीकल्चर. ये तीन हमने कर लिया. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर. अब आप लोग बोलोगे कि सर आप सब तो इंपॉर्टेंट बोल रहे हो, कुछ भी छोड़ ही नहीं रहे, सभी सब इंपॉर्टेंट. यस, यस फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट. दिस इज सीए फाइनल, सीए इंटर एंड बेसिकली अ प्रोफेशनल डिग्री. यहाँ पर कुछ भी रिस्क नहीं लिया जा सकता, यहाँ पर सब कुछ पढ़ना जरूरी है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. ठीक है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी. ठीक है. अब ये लोग का जो सर्विसेज है, ये लोग जो भी सर्विसेज देते हैं इसमें गवर्नमेंट ने एग्जेम्पशंस दिया हुआ. ठीक है. खुद ही सर्विस दे रहे हो तो एग्जेम्पशंस तो देंगे ही ना. ठीक है. अभी इन सर्विसेज को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया. वी हैव डिवाइडेड दिस डिस्कशन इनटू थ्री कैटेगरीज. ये हमने ऑलरेडी चार्ज ऑफ जीएसटी में रिवाइज किया है, वापस से हम यहाँ पर रिवीजन कर रहे हैं एंड कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी यहाँ पर आपको समझने मिलेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज services by way of Department of Post, such as Speed Post, Express Parcel Post, Life Insurance Agency services provided to person other than CGSG UTL. ठीक है. सेल, इसको हमने शॉर्ट फॉर्म दिया है SALE, सेल. ठीक है. स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस, एक्सप्रेस कार्गो, ये चारों जो भी एक्टिविटीज है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी किसको दे रहा है, एनी पर्सन, एनी पर्सन, एनी पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो कोई भी हो, पर अदर देन CGSGUTLA, देन दैट सर्विस विल बी टैक्सेबल. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एग्जामिशन पढ़ रहे हैं पर ये टैक्सेबल है. क्लियर है. दिस इज टैक्सेबल, दिस इज टैक्सेबल. ओके. ये टैक्सेबल. Services in relation to aircraft or vessel, services in relation to aircraft and vessel, this is also taxable. Transport of goods or passengers, also taxable. ठीक है. अब ये जो तीन सर्विसेज है, ये जो तीन सर्विसेज है, अब इसमें कौन किसको दे रहा है वो ध्यान देना. ठीक है. रिसीवर कौन है उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी का जो चार्ज है वो गवर्न होगा. FCM RCM जो होता है ना वो गवर्न होगा डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ रिसिपिएंट. क्लियर है. लेकिन यहाँ पर भी कोई चार्ज में शिफ्ट नहीं होने वाला, ये FCM ही रहेगा. ठीक है. फॉर डिस्कशन ऑफ 2 and 3 हमने इसको भी इसी एंगल में डिवाइड किया. ठीक है. बिजनेस एंटिटी अदर्स, बिजनेस एंटिटी अदर्स, बिजनेस एंटिटी अदर्स. ठीक है. आपको अगर याद रखना है तो आप रख सकते हो ये तीन सर्विसेज फुल्ली टैक्सेबल FCM. आग बंद कर. ठीक है. फुल्ली टैक्सेबल FCM. क्लियर है. However, for ease of reference of 2 and 3, we have divided this discussion like this: business entity others. So business entity, whether or not eligible for exemption from registration in preceding financial year, it is taxable. Others is also taxable. दोनों में FCM taxable. Clear है. मतलब स्पीड पोस्ट की जो भी सर्विसेज है, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, कार्गो, ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस एंड एजेंसी सर्विस, ये चारों सर्विसेज प्लस सर्विसेज बाय वे ऑफ transport of goods or passengers and services in relation to aircraft or vessel, these are taxable. Clear. Okay.
अभी ना बेसिक सर्विसेज जो होती है, बेसिक सर्विसेज, ठीक है, इंडियन स्पीड पोस्ट, सॉरी इंडियन डिपार्ट अपना इंडियन पोस्टल सर्विसेज, उसमें जो बेसिक सर्विस है दैट इज नॉट दैट इज अदर देन स्पीड पोस्ट, देन दे आर एग्जाम, ठीक है। रजिस्टर्ड मेल, रजिस्टर्ड कुरियर एग्जाम, नॉर्मल कुरियर एग्जाम, स्पीड पोस्ट ही टैक्सेबल है, समझ में आ रहा है। बेसिक मेल सर्विसेज, बेसिक कुरियर सर्विसेज, दे आर एग्जाम्प्ट। इसीलिए स्पीड पोस्ट का भाव थोड़ा सा ज्यादा रहता है एज कम्पेयर टू बेसिक सर्विसेज। Next is renting of immovable property. Second part of the discussion is renting of immovable property. Very important. Okay. अब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सबसे पहले आपको चेक करना है कि ये प्रॉपर्टी का रेंटिंग किसको किया जा रहा है, ठीक है। सप्लायर कौन है, CGSG UTL, ठीक है, दिस इज द सप्लायर। रिसिपिएंट कौन है, अगर रिसिपिएंट बिजनेस एंटिटी है जो GST में रजिस्टर्ड है, देन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में दैट बिजनेस एंटिटी विल बी पेइंग टैक्सेस, समझ में आ रहा है। Renting provided to business entity which is registered, then RCM, clear. Renting provided to unregistered but business entity, ध्यान देना renting provided to business entity but unregistered, in that case forward charge mechanism मतलब CGSG UTL है, ये लोग टैक्सेस लगा करके इनवॉइस बनाएंगे, क्लियर है। ओके। अगर बिजनेस एंटिटी ही नहीं हो आप, ठीक है, बिजनेस एंटिटी ही नहीं हो आप, दैट इज अदर्स हो, इंडिविजुअल, इन दैट केस एग्जेम्प्ट। आई होप दिस इज क्लियर। वापस से एक बार, renting of immovable property provided to business entities taxable. Charge of GST depends upon whether you are registered or not. If you are registered business entity, RCM. Unregistered business entity, FCM. ठीक है. Other than business entity, exempt. I hope this is clear. Okay. Next. Services other than 1, 2. That is, इसको भी छोड़ के, इसको भी छोड़ के, जो भी कुछ भी सर्विसेज बचता है उसके लिए पॉइंट नंबर 3 है, क्लियर है। अगर बिजनेस एंटिटी को दिया, ध्यान देना, अगर बिजनेस एंटिटी को दिया जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में उतने अमाउंट से ज्यादा था कि करंट ईयर में वो एग्जेम्पशन क्लेम कर रही है, ठीक है, देन इन दैट केस इट इज एग्जेम्प्ट, ठीक है, अदरवाइज इट इज टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक। फॉर एग्जांपल, आई एम अनरजिस्टर्ड एंटिटी, business entity located in taxable territory having aggregate turnover more than such amount in preceding financial year as it becomes ineligible for exemption from registration। अगर मेरे को करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ गया है, ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर में मेरा टर्नओवर कुछ अमाउंट से ज्यादा था, जिसके कारण मुझे इस करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, इन दैट केस द टैक्स विल बी पेएबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, ठीक है। गवर्नमेंट का इंटेंशन समझो इस एंट्री को मॉडिफाई करने के लिए। पहले यहाँ पर क्या हुआ करता था, 20 lakhs 10 lakhs, ठीक है। अगर आप लोग फ्रेश अटेम्प्ट के हो, फर्स्ट अटेम्प्ट के हो, तो आप लोग इस पॉइंट को डिस्कशन से बाहर रख दो। जो लोग पिछले 2-3 अटेम्प्ट से दे रहे हैं उनके लिए ये पॉइंट रिलेवेंट रहेगा। पहले अगर आपने देखा था तो यहाँ पर क्या हुआ करता था, जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख इससे ज्यादा है उनको RCM में टैक्स भरना पड़ता था, ऐसा था, ठीक है, ऐसा था। हाउएवर यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक चीज कंसिडर नहीं किया था पहले, जो 40 lakhs का लिमिट होता है, पता है आप लोग को, एक्सक्लूसिव सप्लायर ऑफ गुड्स के लिए, याद है 40 lakhs का लिमिट होता है। सो वो यहाँ पर कंसिडरेशन में नहीं था, तो यहाँ पर हम 20 लिखे, 10 लिखे, 40 लिखे, क्या क्या लिखे। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, ऐसा जो भी एंटिटीज जो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए एग्जेम्प्ट नहीं है, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन लेने के लिए लायबल है, उन एंटिटीज को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करना पड़ेगा, क्लियर है। अगर अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी को अदर सर्विसेज दिया गया, ठीक है, ध्यान देना, अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटीज को अदर सर्विसेज दिया गया, देन इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम GST, क्लियर है। एंड अगर अदर देन आप बिजनेस एंटिटी हो तो वैसे भी एग्जेम्प्ट है, क्लियर, समझ में आएगा। डिफरेंस बिटवीन पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 3 लाइज ओवर हियर। अनरजिस्टर्ड बिजनेस एंटिटी के केस में डिफरेंस है, ध्यान देना, यहाँ पर आपको समझ में आएगा। यहाँ पर टैक्सेबल है पर फॉरवर्ड चार्ज, यहाँ पर एग्जेम्प्ट, क्लियर है, बाकी सब कुछ सेम, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कंपलसरी रिवर्स चार्ज। यहाँ पर एक कंडीशन है, अगर आपका टर्नओवर पिछले साल कुछ एग्जामेशन लिमिट से ज्यादा है जिसके कारण आप करंट ईयर में रजिस्ट्रेशन लेते हो, देन इन दैट केस RCM वाज एप्लीकेबल। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं था, आप पहले से रजिस्टर्ड हो, क्लियर। यहाँ पर अदर दैट इज इंडिविजुअल्स के लिए एग्जेम्प्ट है, यहाँ पर भी एग्जेम्प्ट था, क्लियर, डन। अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विद दी सर्विसेज। Services other than one provided by CGSGUTLA are exempt. Services other than one provided
other than one above provided by CG, SG, UTLA are exempt. Okay. For the purpose of services referred in 2 and 3, okay, provided by CG, SG, where consideration does not exceed 5,000 are exempt. मतलब अगर मेरा पर मंथ का या जो भी मेरा बिलिंग अमाउंट है ग्रॉस कंसिडरेशन दैट इज लेस देन ₹5,000 इट मीन्स इट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी. ठीक है. अगर कंसिडरेशन 5,000 के ऊपर है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल. क्लियर. सर्विसेज बाय वे ऑफ गारंटिंग लोन दैट इज गारंटी कमीशन. अगर गारंटी कमीशन चार्ज कर रहा है सीजी, एसजी, यूटीएलए, किसको हमने गारंटी दिया है? बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को. किसके बिहाफ पे दिया है? पीएसयू के बिहाफ पे. इट मींस पीएसयू will be paying guarantee commission to CGSG UTLA. So these services are exempt. Clear. Services by testing, calibration, safety check. ठीक है. For protection or safety of workers or consumers, it is exempt. Clear. Seed testing, seed certificates and seed tagging is also exempt. Okay. However, अगर कोई दूसरा डिपार्टमेंट या दूसरा मैन्युफैक्चरर सीड टैगिंग का सर्विसेज दे रहा है, then it is taxable. Okay. Issue of passport, visa, driving license, birth certificate, death certificate exempt. Okay. मैं ये सारे पॉइंट्स को टिक कर देता हूँ. Services provided by, very important, services provided by tolerating non-performance of a contract entered into by CGSGUTLA, where payments are received by CGSGUTLA by way of fines, penalties for tolerating non-performance contract are exempt. Very important. Government बहुत चालाक है. ठीक है. यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल, ध्यान देना. अगर सीजी एंड कॉन्ट्रैक्टर एक्स, इन लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया. क्लियर. एक्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. ध्यान देना, एक्स ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया. ठीक है. अब एक्स, ये जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेनल्टी है किसको पे करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को. ठीक है. सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसा आ रहा है. क्यों पैसा आ रहा है? फॉर नॉन टॉलरेंस ऑफ दैट परफॉर्मेंस. क्लियर है. तो गवर्नमेंट बोला जब भी मुझे पैसा आएगा ना, इट इज एग्जेम्प्ट. क्लियर है. जब आपको पैसा दिया जाएगा, इन दैट केस आप टैक्स पे करो, बट जब मुझे पैसा मिल रहा है इट विल बी एग्जेम्प्ट. क्लियर है. समझ में आई बात? नेक्स्ट वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ईआरसीसी कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. मतलब ईआरसी कॉन्ट्रैक्टर दैट इज एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यहाँ पर ना लास्ट पेज पे आप आ जाओ, यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है मैंने, वो डिस्कस करेंगे तो ही समझेगा ये. अपना यहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस रखा है, उसमें मैं कुछ लिखता हूँ, नोट डाउन कर लेना आप लोग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ईआरसी कॉन्ट्रैक्टर, पहले वो समझ लेते हैं. Now supposingly ONGC and state government, ONGC and state government, इन लोगों ने ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था. ठीक है. एक कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है लोगों ने. ओके. अब ये कॉन्ट्रैक्ट के तहत ओएनजीसी ने जितना भी ऑयल को प्रोड्यूस किया, ठीक है, जो भी ऑयल का मिनरल का एक्सट्रैक्शन किया है, उसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है उसको. क्लियर है. क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ने उसको माइनिंग करने का राइट दिया. ठीक है. माइनिंग का राइट दिया गया. क्लियर. तो इस माइनिंग राइट के कंसिडरेशन में, इस माइनिंग राइट के कंसिडरेशन में ओएनजीसी इज गोइंग टू पे सर्टन अमाउंट टू स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है. अभी एक जो कंसिडरेशन का टर्म्स है, इट इज एज फॉलोज. फर्स्ट वन, एक फिक्स रेंट मिलेगा. ठीक है. फिक्स्ड रेंट. ओके. सेकंड विल बी रॉयल्टी ऑन एक्सट्रैक्शन. ठीक है. रॉयल्टी मिलने वाला है स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर. अब फिक्स रेंट है तो चलो मान लिया, ये तो पक्का मिलेगा, पर रॉयल्टी का क्या भरोसा? अगर अच्छे से काम हुआ तो मिलेगा, अच्छे से काम नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा. ठीक है. तो गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट, जो रिस्क जो रहता है ना, रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ सेल ऑफ दिस प्रोडक्ट दैट इज मिनरल का सेल. अभी ये अनसर्टेनिटी से बचने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? ये जो कलेक्शन है, जो पैसा ओएनजीसी से मिलना है, इस कलेक्शन के राइट को असाइन किया किसी पर्सन को, उसको हम बोलते ईआरसीसी, दैट इज एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर. ठीक है. नाउ व्हाट इज स्टेट गवर्नमेंट डूइंग? स्टेट गवर्नमेंट हैज असाइंड, स्टेट गवर्नमेंट हैज असाइंड राइट टू कलेक्ट कंसिडरेशन. ठीक है.
स्टेट गवर्नमेंट हैज असाइंड द राइट टू कलेक्ट कंसिडरेशन टू एक्सेस रॉयल्टी कलेक्शन कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। तो अभी जो ओएनजीसी है वो किसको पे करेगा? ईआरसीसी को पे करेगा। ईआरसीसी ने स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिया, ठीक है। अभी स्टेट गवर्नमेंट विल डिसाइड वन फिक्स अमाउंट, ठीक है, एक अमाउंट पे इसने इस राइट को ट्रांसफर कर दिया। सपोजिंगली हमारे एग्जांपल के हिसाब से अगर हम चले तो 85 lakhs में, ध्यान देना, ट्रांजेक्शन नंबर 1, स्टेट गवर्नमेंट टू ईआरसीसी, ठीक है, कितना? ₹85 lakhs। इस 85 lakhs में उसने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया राइट को, क्लियर। अब ईआरसीसी तुम कलेक्ट करो, जो भी करना है वो तुम करो, ठीक है। अब ये ईआरसीसी जो है वो कलेक्शन किससे करने वाला है? ओएनजीसी से, क्लियर। ईआरसीसी विल कलेक्ट फ्रॉम ओएनजीसी, क्लियर। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। ये एग्जांपल पे आ जाओ आप लोग। फर्स्ट केस में हमने पकड़ा है 98 lakhs का रॉयल्टी मिला, ठीक है, ईआरसीसी को। कितना दिया ओएनजीसी ने? हाउ मच डिड ओएनजीसी पेड टू ईआरसीसी? ₹98 lakhs, ₹98 lakhs, क्लियर। तो जो 98 लाख पे गया, इट इज मोर देन ₹85 लाख, बरोबर है। जितना उन्होंने एग्जेम्पशन दिया था उससे ज्यादा, उससे ज्यादा 98 लाख, दैट इज 98 लाख रुपीज ओएनजीसी ने ईआरसीसी को दिया। इट मींस इट विल बी फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्लियर। ये ट्रांजैक्शन पूरा एग्जेम्प्ट रहेगा, क्योंकि जितना उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ था उससे ज्यादा उसने पेमेंट कर दिया ईआरसीसी को, क्लियर। ओके। इफ इफ यहाँ पर 70 lakhs था, अभी अपना नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें 70 lakhs का कंसिडरेशन आ रहा है, ध्यान देना। ये केस टू क्या बोलता है? ओएनजीसी पेड, ओएनजीसी पेड टू ईआरसीसी रुपीज 70 lakhs, ठीक है, 70 lakhs का पेमेंट किया। अब जो ये 70 lakhs का पेमेंट किया है, इस पे ओएनजीसी इज डिस्चार्जिंग टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर 98 लाख पे रिवर्स चार्ज में ओएनजीसी ने टैक्स पेमेंट किया है, ठीक है। ओएनजीसी हैज पेड टैक्स अंडर आरसीएम ऑन दिस 98 lakhs एज वेल। यहाँ पर ओएनजीसी कितने पर टैक्स पे करेगा? कितने पे टैक्स पे करेगा? 70 lakhs पर, क्योंकि 70 lakhs उसका कंसिडरेशन, मतलब जो आउटफ्लो है, दैट इज जो उसको राइट मिला था, ठीक है, इट इज कॉस्टिंग ₹70 lakhs, ठीक है। तो 70 लाख पे मैंने आरसीएम जमा कर दिया, मैं ओएनजीसी 70 lakhs पे आरसीएम जमा करवा दिया, क्लियर है। अब गवर्नमेंट ने ये राइट जो है कितने में सेल किया था ईआरसीसी को? 85। ओएनजीसी ने कितने पे टैक्स पेमेंट किया गवर्नमेंट को? 70 पे। तो जो डिफरेंस है, शॉर्टफॉल, इसको बोलते हैं शॉर्टफॉल ऑफ ₹15 लाख। अब इस शॉर्टफॉल पर ईआरसीसी विल बी मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स, क्लियर है। जो 15 लाख है इस पर कौन टैक्स पेमेंट करेगा? ईआरसीसी पेमेंट करेगा। क्यों? क्योंकि ओएनजीसी ने जितने में ये सेल हुआ था ईआरसीसी को, उससे कम पर आरसीएम पेमेंट किया, क्लियर। तो जो डिफरेंस है between 85 lakhs and 70 lakhs, this is called as shortfall. This shortfall is liable to tax by ERCC under RCM, क्लियर। जो ERCC है वो टैक्स का पेमेंट करेगा यहाँ पर 15 लाख के ऊपर 18%। आई होप दिस इज क्लियर, ओके डन। तो ERCC का पार्ट इतना ही है। मेन लेक्चर में अपन पूरा डिस्कस करते हैं, पर ड्यू टू दिस टाइम कंस्टेंट फॉर रिविजन वी आर कटिंग शॉर्ट आवर डिस्कशन। Important points for services provided to central government, state government, local authority, ठीक है। अभी हमने ऊपर जो सीखा वो क्या था? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सीजीएसडी यूटीएलए। अब हम देखने वाले हैं सर्विसेज प्रोवाइडेड टू सीजीएसडी यूटीएलए, ठीक है। प्योर सर्विसेज, दैट इज लेबर कॉन्ट्रैक्ट्स, पूरा एग्जेम्प्ट, लेबर कॉन्ट्रैक्ट पूरा एग्जेम्प्ट, क्लियर है। कंपोजिट सप्लाईज, जहां पर गुड्स का प्रोपोर्शन इज नॉट मोर देन 25% ऑफ टोटल वैल्यू, ठीक है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट है 1 करोड़ का, इसके अंदर 20 लाख के गुड्स सप्लाई होने हैं और 80 लाख का सर्विस है, एग्जेम्प्ट, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जेम्प्ट, क्लियर। in relation to in relation to any function entrusted to पंचायत अंडर आर्टिकल 243G ऑफ 12th शेड्यूल, ठीक है। अब इस आर्टिकल में काफी सारी चीजें मेंशन की है, जैसे एक एग्जांपल दो आप लोग को तो वाटर सप्लाई, ठीक है, वाटर सप्लाई के रिलेशन में, दैट इज पंप स्टेशन बनाना, ठीक है, वाटर सप्लाई करवाना, तो ये सारी चीजें एग्जेम्प्ट है। रिपेयर मेंटेनेंस ऑफ पंपिंग स्टेशन, ये सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, ठीक है। तो ये जो भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, नॉर्मल एंटिटी टू सीजीएसजी यूटीएलए,
अंडर द आर्टिकल 243G ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस आर्टिकल के थ्रू एग्जेम्प्ट किया गया। क्लियर है? सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट एंटिटी टू CGSG UTLA in form of grants, ठीक है, they are exempt। क्लियर? नेक्स्ट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो राशन पानी मिलता है ना आप लोग को राशन में, दैट इज एग्जेम्प्ट। क्लियर? सर्विसेज प्रोवाइड टू CGSG UT under any insurance scheme for which total premium is paid by CGSG UT, यहाँ पर LA covered नहीं है, very important। क्लियर? Services provided by services provided by insurance entities to CGSGUTLA where total premium is paid by CGSGUT, ठीक है, जिधर भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी अगर प्रीमियम पे कर रहा है, पूरा प्रीमियम, ठीक है, इन दैट केस दैट इंश्योरेंस पॉलिसीज आर एग्जेम्प्ट। क्लियर? सर्विसेज बाय GSTN पोर्टल टू CGSGUT इज एग्जेम्प्ट। क्लियर? समझ में आया? So here we complete with this sector as well, and accordingly we have completed the first part of revision. Okay, second part will be coming soon. Stay tuned for further updates. Thank you very much.